नमस्कारम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट माइलस्टोन इन दिस एंड्रॉइड कोर्स। अभी तक हमने ये देखा कि हम किस तरीके से जावा और ऊप्स का यूज करके हमारे ऐप का आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम क्लासेस बनाएंगे और हमारे ऐप का कोर लॉजिक जावा जैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से डिजाइन करेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम देखेंगे हम एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू किस तरीके से हमारी एप्लीकेशंस एक्चुअली में बना सकते हैं। एंड यहाँ पे हम हमारे कोर लॉजिक जो हमने ऊप्स और जावा का यूज करके बनाया था उसे हमारे एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करेंगे। एंड आगे के लेआउट्स कैसे बनते हैं, एक्टिविटीज कैसे बनती है, कैसे कॉल होती है, कैसे डेटा सेव होता है एंड ऑल कवर करने वाले हैं। तो अगले कुछ सेशंस होने वाले हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। सो लेट्स बिगिन विथ एंड्रॉइड हेलो वर्ल्ड। शुरुआत करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो से। व्हाट इज एंड्रॉइड स्टूडियो? एंड्रॉइड स्टूडियो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसका यूज करके हम एंड्रॉइड एप्स बनाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टेम्पलेट्स मिलेंगे जिनका यूज करके हम कुछ कॉमन यूज केसेस के लिए एक्टिविटीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें नेविगेशन ड्रॉवर चाहिए देन उसके लिए टेम्पलेट अवेलेबल है, वी कैन इजीली इंपोर्ट इट एंड यूज इट। अगर हमें मैप एक्टिविटी चाहिए देन उसके लिए भी टेम्पलेट अवेलेबल है, वी कैन इजीली इंपोर्ट इट एंड यूज इट एज वी वांट इट। यहाँ पे हमें लेआउट एडिटर मिलेगा जिसका यूज करके हम हमारे लेआउट्स बना सकते हैं। टेस्टिंग के लिए टूल्स मिलेंगे जिससे हम हमारे ऐप को टेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें ग्रिडल का सपोर्ट मिलता है जो हमारी एप्लीकेशन बिल्ड करके देता है। We have log console and debugger so that we can see how our application is running and we can debug our features. Are they executing as expected or not? At last we have emulators जहाँ पे हम हमारी एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल डिवाइस के। यहाँ पे ही एंड्रॉइड का एक फोन हमारे लिए अवेलेबल होगा जिसके अंदर हम एंड्रॉइड को एम्यूलेट कर सकते हैं एंड हमारी एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। We will see later on how we can create emulators and how we can run our application on emulators. And beware, एंड्रॉइड स्टूडियो सबसे हैवी एप्लीकेशंस में से एक है, तो इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स देख करके ही अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना। लेट्स मूव अहेड। नाउ वी विल सी हाउ टू रन एन हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। तो लेट्स कम टू एंड्रॉइड स्टूडियो। लेट्स क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। हमें एम्प्टी एक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट टेम्पलेट चाहिए। हमारे एप्लीकेशन का कुछ नाम देते हैं, हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं सो माई ई कॉम। एंड हमें लैंग्वेज अभी के लिए जावा ही चूज करनी है। मिनिमम एसडीके, हमारे एप्लीकेशन का मिनिमम एसडीके है 5.0। इट मींस ये एप्लीकेशन 5.0 एंड अबव एंड्रॉइड वर्जन के अंदर सपोर्टेड रहेगा, बट 4, 3 इन वर्जन के अंदर सपोर्टेड नहीं रहेगा। हम इससे जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं वो बैकवर्ड्स कंपैटिबल होता है, यानी कि पीछे की कुछ डिवाइसेस के अंदर भी सपोर्टेड होता है वो। सो हमारा एप्लीकेशन लॉलीपॉप तक सपोर्टेड रहेगा। हम ज्यादा पीछे का भी सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर कुछ मॉडर्न फीचर सपोर्टेड नहीं होंगे। सो हमें सोच समझ के हमारा मिनिमम एसडीके पिक करना है। आप अभी के लिए एंड्रॉइड 5.0 यूज कर सकते हो एंड फिनिश। एंड नाउ आवर एप्लीकेशन इज रेडी टू रन। बट बिफोर रनिंग अवर एप्लीकेशन लेट्स सी यहाँ पे कौन सी फाइल्स हमें एंड्रॉइड ने बाय डिफॉल्ट बना करके दी है। सो लेट्स ओपन दिस ऐप फोल्डर। वी हैव मैनिफेस्ट फाइल्स, जावा फाइल्स, रिसोर्स फाइल्स, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। लेट्स सी ऑल दिस टाइप ऑफ फाइल्स इन डिटेल। सबसे पहला मैनिफेस्ट वाला फोल्डर, इसके अंदर एक मैनिफेस्ट फाइल होती है जो हमारे एप्लीकेशन के इंडेक्स की तरह वर्क करती है। हमारे एप्लीकेशन का जितना भी मेटा डेटा है वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि हमारे ऐप में कौन सी एक्टिविटीज हैं, सर्विसेज हैं, हमारे ऐप को कौन सी परमिशंस रिक्वायर्ड है। अगर हमने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करी है तो उसकी एपीआई कीज भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एंड हमारे एप्लीकेशन के इंडेक्स की तरह ये मैनिफेस्ट फाइल्स वर्क करती है। जावा फोल्डर के अंदर हम हमारे एप्लीकेशन का कोर लॉजिक डिफाइन करते हैं जावा या कोटलिन लैंग्वेज में। रेस्ट के अंदर हम हमारे रिसोर्सेज डिफाइन करते हैं एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट के अंदर, जैसे कि लेआउट्स, स्ट्रिंग्स, इमेजेस, डायमेंशंस, कलर्स, स्टाइल्स, थीम्स, ये सारी तरीके की एडिशनल फाइल्स जो हमारे एप्लीकेशन का अदर देन कोर लॉजिक डिफाइन करते हैं। एट लास्ट वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेडल बिल्ड फाइल्स जो हमारे एप्लीकेशन को रन करने का तरीका बताती है। हमारे एप्लीकेशन का वर्जन कौन सा है, वर्जन कोड कौन सा है, हमारे एप्लीकेशन का पैकेज नेम क्या है, हमारे एप्लीकेशन के अंदर कौन सी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। क्या क्या वर्जन चाहिए हमें उन डिपेंडेंसीज का, हमारे एप्लीकेशन कैसे बिल्ड होगी, एंड वो सारी चीजें हम ग्रेडल बिल्ड फाइल्स के अंदर डिफाइन करते हैं। कमिंग बैक टू अवर एप्लीकेशन, लेट्स सी हमारी मैनिफेस्ट फाइल किस तरीके से दिखती है। मैनिफेस्ट वाली फाइल एक्सएमएल के अंदर होती है। हम यहाँ पे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में डेटा को डिक्लेयर करते हैं। सो एज यू कैन सी हमारे एप्लीकेशन का आइकन क्या होगा वो यहाँ पे डिफाइंड है। तो हमारे एप्लीकेशन का इस तरीके का कुछ आइकन होगा। देन वी हैव लेबल, हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, राउंड आइकन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट सपोर्ट करता है क्या, थीम यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम। और यहाँ पे तुम देख सकते हो एक एक्टिविटी का टैग है। ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी इस एप्लीकेशन वाले टैग के अंदर हम डिफाइन करेंगे। हमारे पास अभी के लिए यहाँ पे केवल एक ही एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। एज यू कैन सी वी हैव एन इंटेंट फिल्टर हियर। ये इंटेंट फिल्टर के अंदर एक्शन लिखा हुआ है कि मेन एंड कैटेगरी लिखा हुआ है लॉन्चर। इट मींस दैट जब भी हमारा एप्लीकेशन लॉन्चर से ओपन होगा या फिर जब भी हमारी एप्लीकेशन लॉन्चर के थ्रू कॉल होगी तो सबसे पहले जो एक्टिविटी ओपन होगी वो कौन सी है, मेन एक्टिविटी।
एंड हमारे ऐप के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उन सभी को यहाँ पे डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ डिफाइन नहीं किया तो हमारा ऐप क्रैश होगा। सो जो भी एक्टिविटीज, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हमारे एप्लीकेशन के अंदर है उन सभी को इस एप्लीकेशन टैग के अंदर डिफाइन करना जरूरी है। सो दिस लुक्स लाइक एन इंडेक्स फॉर अवर एप्लीकेशन। नाउ लेट्स सी जावा फोल्डर। जावा फोल्डर के अंदर हमारे पास जो पैकेज हमने एप्लीकेशन का डिफाइन किया था com.streamliners.myecom, तो इस पैकेज के अंदर हमारे लिए बाय डिफॉल्ट एक एक्टिविटी की क्लास बनी हुई है। As you can see, our main activity extends app compat activity. And where does this app compat activity comes from? It is a part of AndroidX libraries. Why is it called app compat activity? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मेन एक्टिविटी ओल्डर एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर भी सपोर्टेड रहे, compatible रहे. And because it is a newer feature, it is available as a part of AndroidX library and not Android SDK. यहाँ पे एक फंक्शन ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी का ऑलरेडी ओवररिडन है एंड दैट इज ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट के अंदर यहाँ पे सुपर कॉल किया गया है एंड सेट कंटेंट व्यू कॉल किया गया। वी विल सी व्हाट दिस फंक्शन इज ऑल अबाउट इन अ मोमेंट। नेक्स्ट लेट्स सी कि रिसोर्स फोल्डर के अंदर क्या क्या होता है। रिसोर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 फोल्डर्स बने हुए हैं। ड्रॉएबल के अंदर हमारे ऐप का आइकन डिफाइंड है, उसका बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है। मैप के अंदर भी आइकन्स की पीएनजीज डिफाइंड है। देन वी हैव लेआउट फोल्डर। लेआउट फोल्डर के अंदर हमारी मेन एक्टिविटी का लेआउट डिफाइंड है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर। एंड एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे केवल एक ही टेक्स्ट व्यू है, हेलो वर्ल्ड। देन वी हैव वैल्यूज फोल्डर। वैल्यूज के अंदर हमारे ऐप के मेन कलर्स डिफाइंड है। स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे ऐप की कुछ स्ट्रिंग्स डिफाइंड है, जैसे कि अभी के लिए यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का नेम है माईकॉम। वी हैव थीम्स। थीम्स हमारे पास 2 हैं, एक है लाइट थीम है एंड एक है नाइट थीम। देन वी हैव ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में बहुत सारी फाइल्स होती है बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल ये फर्स्ट 2 है एंड दीज आर build.gradle फाइल्स। सेम नेम वाली है बट दोनों डिफरेंट है। फर्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल है। प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हम जो भी डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे वो कहाँ से आएगी, हम ग्रेडल का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं उन सभी के लिए हम सारी डिपेंडेंसीज कहाँ से लेकर के आएंगे एंड कुछ टास्क यहाँ पे डिफाइन होते हैं। बट जो हमारे मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल होती है यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। हम क्या बनाना चाह रहे हैं, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। हमारा कंपाइल एसडीके वर्जन है 30। इट मींस हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होगा एंड्रॉइड वर्जन 30 से। हमारा एप्लीकेशन का आईडी, हमारा पैकेज आईडी यहाँ पे डिफाइंड है। मिनिमम एसडीके हमारा 21 है, इट मींस लॉलीपॉप। टारगेट एसडीके हम 30th एंड्रॉइड वर्जन के लिए हमारा एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन का वर्जन कोड है 1, वर्जन नेम है 1.0 एंड वी हैव सम मोर कॉन्फ़िगरेशंस एंड एट लास्ट वी हैव डिपेंडेंसीज कि हमारे एप्लीकेशन की कौन सी डिपेंडेंसीज है। सो एज यू कैन सी एंड्रॉइड एक्स की ऐप कॉम्पैक्ट डिपेंडेंसी वी हैव ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड गूगल मटेरियल डिजाइन डिपेंडेंसी, वी हैव कंस्ट्रेंट लेआउट एंड these आर फॉर टेस्टिंग पर्पस JUnit एंड एस्प्रेसो टेस्ट। नाउ लेट्स रन अवर एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन रन करने के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। इधर वी कैन रन इट ऑन एन एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, जो कि हमारे पीसी के अंदर ही एक एंड्रॉइड इंटरफेस हमें मिलेगा एंड वहां पे हम हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग। और अदर वे अराउंड हम हमारे एप्लीकेशन को हमारे ही फोन के अंदर रन करके देख सकते हैं यूजिंग ADB एंड USB डिबगिंग। तो एक एक करके इन दोनों की प्रोसेस को एक्सप्लोर करते हैं। Creating an AVD or virtual device is simple. You can go to Tools, Android, and then AVD Manager. You can select from a variety of devices, install their system images, and then run your AVD. Make sure you have at least 2 GB of data available. Then you can run your application by selecting the device. So let's run our app. And there you have it. हमारा Hello World एप्लीकेशन रेडी है एंड हमने सक्सेसफुली उसे हमारे एमुलेटर के अंदर रन कर लिया है। नाउ लेट्स सी हाउ टू रन अवर एप्लीकेशन ऑन अ फिजिकल डिवाइस। टू रन अवर एप्लीकेशन ऑन अ फिजिकल डिवाइस, फर्स्टली आपको डेवलपर ऑप्शंस टर्न ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए ये स्टेप्स हैं। देन USB डिबगिंग ऑन करनी पड़ेगी। देन सिंपली कनेक्ट योर डिवाइस वाया USB केबल and you will have your device name available here and you can simply run. And as you can see एप्लीकेशन मेरे डिवाइस पे भी सक्सेसफुली रन हो गया है। बट जब तुमने एमुलेटर के अंदर देखा तो हमारा ऐप लाइट थीम के अंदर चल रहा था, बट एज यू कैन सी ऑन माय फिजिकल डिवाइस इट इज हैविंग डार्क थीम। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज हमारे रिसोर्स वाले फोल्डर के अंदर हमने थीम्स की 2 फाइल्स डिफाइन कर रखी है, एक नाइट थीम एंड एक लाइट थीम। एंड यहीं पे सारे कलर्स डिफाइंड है। इफ यू वांट टू डेवलप ओनली फॉर अ सिंगल कलर तो तुम ये नाइट वाली थीम वाली फाइल को डिलीट कर सकते हो एंड देन जो सिंगल थीम वाली फाइल बचेगी इसके अंदर वी डू नॉट वांट डे नाइट थीम, वी वांट लाइट थीम, लाइट डॉट डार्क एक्शन बार। हमने यहाँ पे इसे डिफाइन तो किया है थीम डॉट माई ecom, बट ये डिक्लेयर कहाँ हुई है? ये हमारे मैनिफेस्ट फाइल में इस तरीके से हमारे एप्लीकेशन के अंदर ये थीम अटैच हो गई है कि हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर थीम डॉट माई ecom यूज कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे डिफाइंड है। एंड नाउ इफ वी रन ऑन आवर फिजिकल डिवाइस, एंड नाउ मेरे फिजिकल डिवाइस में भी लाइट थीम अवेलेबल है।
जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होगा तब एनी नंबर ऑफ एरर्स आ सकती है ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजंस। कोई सा भी एक्सेप्शन रेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल तुमने जीरो से डिवाइड कर दिया, या फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो इन सभी एक्सेप्शंस को एंड्रॉइड डायरेक्टली तुम्हारे डिवाइस, तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर नहीं दिखाता। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये एरर्स आई है? जब भी इस तरीके की कोई भी रन टाइम एक्सेप्शन आएगी तब तुम्हारा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। एंड वो क्यों क्रैश हुआ, ये एक्सेप्शन तुम्हें दिखेगा अपने लॉग कैट में। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक फीचर है लॉग कैट का। लॉग कैट जिस तरीके से इंटेलीजे के अंदर हमारे पास कंसोल होता था, ब्लैक कलर का विंडो जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास लॉग कैट है, जहाँ पे जो भी एप्लीकेशन हमारे फोन में रन हो रही है वो सभी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को पोस्ट कर सकती है, और उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर टेस्टिंग एंड डीबगिंग पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल तुम देखना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन इन्वोक हुआ या नहीं हुआ, देन सिंपली हम उसे लॉकेट के अंदर लिख सकते हैं, एंड अगर यहाँ पे वो टेक्स्ट आया इट मींस द थिंग इज वर्किंग। अनदर एग्जांपल, अगर तुम सर्वर से इमेज यूआरएल फेच करना चाह रहे हो, एंड इफ यू वांट टू चेक इफ दैट इमेज यूआरएल इज करेक्ट और नॉट, इफ इट इज कमिंग और नॉट, देन सिंपली यू कैन एड इट टू योर लॉग्स एंड देन सी इट लेटर इन योर लॉगकैट। सो लॉगकैट एक तरीके का रजिस्टर है जहां पे जो भी एप्लीकेशन टेक्स्ट लिखना चाहती है वो वहां पे लिख सकती है, एंड हम उसे लॉगकैट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन के लॉग्स हम रन वाले पैन से भी देख सकते हैं, एंड उसके अलावा हमारे पास लॉगकैट वाला पैन भी है, जहां पे जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन रन होगी वहां पे लॉगकैट के अंदर इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। हम भी हमारे कस्टम लॉग के स्टेटमेंट्स हमारे ऐप के अंदर लगा सकते हैं जो कि लॉगकैट पैन के अंदर विजिबल होंगे। लॉगकैट के अंदर हम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं कि हमें ओनली एरर्स देखनी है या वार्निंग्स देखनी है या नॉर्मल कोई सी भी इन्फॉर्मेशन देखनी है। सो वी कैन फिल्टर अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरीज। देन वी हैव टैग्स। हम हर एक लॉग का टैग दे सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर फीचर को टेस्ट कर रहे हैं तो हम वो फीचर का नाम एज अ टैग यूज कर सकते हैं, एंड देन सर्चिंग के लिए उस टैग का नाम यूज कर सकते हैं। हमारा लॉगकैट पैनल एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हम हमारी डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डिवाइस के लॉग्स हम रीड करना चाहते हैं, कौन सी एप्लीकेशन की रीड करना चाहते हैं, एंड किस लेवल का लॉग रीड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्बोज सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे कुछ और लॉग का लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉग्स को ऐड करना बहुत ईजी है, हमें केवल दो ही एट्रीब्यूट्स चाहिए। फर्स्ट इज टैग। फॉर एग्जांपल मैं अगर मेन एक्टिविटी से लॉग दिखा रहा हूँ, सो आई कैन सिंपली यूज मेन एक्टिविटी नेम एज अ टैग। बट अगर तुम कुछ और टैग देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल किसी फीचर को टेस्ट कर रहे हो कि शोइंग आइटम्स, तो फिर यहाँ पे उस वाले टैग का भी यूज कर सकते हो। बस दिस इज जस्ट फॉर फिल्टरिंग पर्पसेस सो दैट यू कैन इजीली फाइंड योर लॉग्स इन द लॉगकैट। क्योंकि लॉगकैट के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस अपने अपने लॉग लगा रही है, यहाँ पे एक मीनिंगफुल रेलेवेंट नेम तुम्हें यूज करना है जो कि तुम इजीली सर्च कर सको। तो मैंने यहाँ मेन एक्टिविटी का नेम यूज कर लिया एंड मुझे मैसेज देना है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लॉग, एंड ये लॉग हमारा लॉगकैट के अंदर पोस्ट हो जाएगा। एंड फंक्शन क्या कॉल करना है, हमें लॉग वाली क्लास का एक स्टैटिक फंक्शन कॉल करना है डी या वी। दे आर मल्टीपल लेवल्स और हर लेवल का एक एक फंक्शन है। अगर तुम्हें डीबग लेवल का लॉग पोस्ट करना है, सो लॉग डॉट डी, एरर लॉग डॉट ई, इन्फो लॉग डॉट आई, वर्बोज लॉग डॉट वी, warn log dot w. Now let's add log to our hello world application. लॉग लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक टैग। सो मैं यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन कर रहा हूँ, एंड देन अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये ऑन क्रिएट फंक्शन एक्चुअली कॉल होता है या नहीं होता है, सो आई विल सिंपली राइट log dot v and here I will write my message on create invoke, simple, and run your application. ऐप रन हो चुका है and I can see the log in my run pan. Here is my log. Verbose main activity on create invoked. अब ये इजीली अगर रीडेबल ना हो तो तुम log dot e भी यूज कर सकते हो। log dot e के अंदर इट विल बी विजिबल इन रेड कलर, सो इट विल बी इजीली आइडेंटिफाइबल। हम हमारे लॉग्स लॉगकैट वाले पैन में भी देख सकते हैं। लॉगकैट पैन के अंदर हमारे डिवाइस सिलेक्टेड है, हम इस एप्लीकेशन के लॉग देखना चाहते हैं और किस लेवल के देखना चाहते हैं। आई वांट टू सी वर्बोज और एरर और एनीथिंग, देन आई कैन सेलेक्ट दैट। यहाँ पे तुम अपने टैग के अकॉर्डिंग या अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, एंड मेरा लॉग पोस्ट हो चुका है। किस टाइम पे पोस्ट हुआ आई कैन ऑल्सो चेक दैट। अभी हमने जो लॉग स्टेटमेंट टाइप किया वो कंप्लीट मैनुअल प्रोसेस थी, और हमारे लॉग्स बहुत ज्यादा काम आएंगे, तो हर बार इतनी मैनुअल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से वीएस कोड में हमारे पास कोड स्निपेट्स होते थे जिनके थ्रू हम एक शॉर्टकट टाइप करके लॉन्ग कोड जनरेट कर सकते थे, उसी तरीके से इंटेलीजे एंड एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी हमारे पास लाइव टेम्पलेट्स नाम का फीचर है, जहां पे हम एक छोटा सा शॉर्टकट टाइप करके लॉन्ग कोड जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर लॉग जनरेट करना है तो हर बार लॉग डॉट ई टाइप करके एंड ऊपर टैग बनाने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपली टाइप करो लॉग ई, एंड यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। तो अगर मुझे लॉग ई करना है तो लॉग ई, एंड देखो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए ये टाइप कर दिया। हमारे पास यहाँ पे टैग भी लिखा हुआ आ गया, बट टैग अभी रेड के अंदर है, इट मींस टैग एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एंड अभी मेरा कर्सर ऑन क्रिएट किया गया, इट मींस मेथड का नाम भी इसने टाइप कर लिया ऑटोमेटिक। एंड मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि ये इन्वोक हुआ मेथड। यहाँ पे एक्सेप्शन मांग रहा है, आई डोंट वांट टू गिव एनी एक्सेप्शन, एंड टैग एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप टैग पे आओ, अल्ट एंटर प्रेस करो, क्रिएट कांस्टेंट फील्ड,
टैग का वेरिएबल ऑटोमेटिक बन गया कांस्टेंट वाला, एंड मैं यहाँ पे हमारा टैग डिफाइन कर सकता हूँ। सो वो क्या होगा, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम। इजी। इसको और इजी बना सकते हैं हम, तुम इन लाइव टेम्पलेट्स को एडिट भी कर सकते हो और अपने खुद के नए भी क्रिएट कर सकते हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? तो कैसे करते हैं, लेट्स सी। फाइल में जाओ, सेटिंग्स, लाइव टेम्पलेट्स, एंड लाइव टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे तुम्हारे पास एंड्रॉइड लॉग अवेलेबल है। हमने अभी इस लॉग ई को यूज किया था, तो इसका एब्रीविएशन हम डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इसका, एंड यहाँ पे इसका टेम्पलेट टेक्स्ट इस तरीके से अवेलेबल है। मुझे एक्सेप्शन नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा सकता हूँ। कंटेंट मुझे अगर नहीं देना है सो गेट रिड ऑफ इट। मेथड नेम कॉलन भी नहीं चाहिए, एंड इन्वोक, तुम्हें बस इतना सा चीज चेक करना है। एंड यहाँ पे एक अपना खुद का टैग भी तुम डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए मेरा टैग, ताकि मैं हर बार सर्च कर सकूँ इसको, राइट? एंड ओके, सो आई विल राइट लॉग ई, देयर यू हैव इट। कितना इजी है ना। फीडबैक टेस्टिंग या डिबगिंग पर्पस के लिए हम लॉग्स लगा सकते हैं, बट लॉग्स हम केवल लॉग कैट में ही देख सकते हैं। इफ यू वांट टू सी द टेक्स्ट ऑन द डिवाइस इटसेल्फ, देन यू कैन यूज टोस्ट। तो टोस्ट क्या होता है? टोस्ट हमारे डिवाइस पे दिखने वाला एक टेक्स्ट है जो बाय डिफॉल्ट बॉटम में ही दिखता है एंड एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिखता है। एक नया टोस्ट क्रिएट करने के लिए हम लाइव टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, एंड वो है, आप सिंपली टाइप करो टोस्ट एंड एक लाइव टेम्पलेट आ जाएगा, क्रिएट अ न्यू टोस्ट। आप इसका यूज करें एंड यहाँ पे इस तरीके से ये कोड जनरेट कर देगा। ये हमसे इनपुट लेगा कॉन्टेक्स्ट का, टेक्स्ट का, एंड ड्यूरेशन, किस ड्यूरेशन के लिए दिखाना है, एंड फंक्शन कॉल कर देगा डॉट शो, एंड इससे हमारा टोस्ट शो हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है वी विल सी वेरी सून। टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट तुम्हें देना है वो यहाँ पे तुम टाइप कर सकते हो, एंड ड्यूरेशन केवल दो ही हो सकती है, लेंथ लॉन्ग या फिर लेंथ शॉर्ट, जो बाय डिफॉल्ट पीछे डिफाइंड है। तो चलो अब एक टोस्ट शो करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, टोस्ट शो करने के लिए हमें एक लाइव टेम्पलेट का यूज करना है, सो आप इसे टोस्ट लिखें एंड ये हमारे पास आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट इसने दिस पास किया है। क्या होता है कॉन्टेक्स्ट वी विल सी। हमें टेक्स्ट पास करना है तो ऑटोमेटिकली लेंथ शॉर्ट ही है एंड शो। तो लेट्स रन अवर ऐप। तो हमारा टोस्ट यहाँ पे विजिबल हो गया। हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास किया है। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, लेट्स सी। कॉन्टेक्स्ट इज लाइक अ टोकन और टिकट, जिसके बिना तुम एंड्रॉइड सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें टोस्ट दिखाना है देन यू नीड कॉन्टेक्स्ट। बिना कॉन्टेक्स्ट के हम टोस्ट नहीं दिखा सकते। नोटिफिकेशन दिखानी है, शेयर प्रेफरेंसेस एक्सेस करना है, मीडिया प्ले करना है, कोई फाइल एक्सेस करनी है, कोई इंटेंट कॉल करवाना है, इन सभी के लिए हमें चाहिए कॉन्टेक्स्ट। एंड कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में बताता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन रन हो रही है तो अभी करंटली उसका स्टेट क्या है, क्या वो बैकग्राउंड में है, क्या वो फोरग्राउंड में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये ग्लोबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अगर हम यहाँ देखें मेक टेक्स्ट वाले फंक्शन के अंदर, तो फर्स्ट पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट है, एंड हम यहाँ क्या पास कर रहे हैं, दिस। एंड ये क्लास कौन सी है, मेन एक्टिविटी। और दिस का मतलब क्या होता है कि ये करंट ऑब्जेक्ट पास करता है, तो मेन एक्टिविटी का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा वो पास होगा। तो हम कॉन्टेक्स्ट की जगह पे मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट कैसे पास कर पा रहे हैं? हाउ इज दिस थिंग पॉसिबल? ये चीज केवल तभी पॉसिबल है जब कॉन्टेक्स्ट मेन एक्टिविटी का पेरेंट हो या एंसेस्टर हो। सो बिल्कुल ये चीज पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी जो है वो कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट करती है। सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट वाली क्लास है, ऑब्जेक्ट वाली क्लास को इनहेरिट किया कॉन्टेक्स्ट ने, ऐसे बहुत सारे इनहेरिटेंस हुए, एंड इन दी एंड हमारे पास आया ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, एंड हमने हमारे कोड में ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को इनहेरिट किया है मेन एक्टिविटी में। तो ये अपने पेरेंट के ऑब्जेक्ट की जगह अपने खुद का ऑब्जेक्ट पास कर सकता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे दिस पास करने से काम बन गया। हमारे पास इंटेलिजे में मेन फंक्शन होता था, बट यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे चीजें केवल तभी स्टार्ट होती है जब यूजर तुम्हारे ऐप को ओपन करता है। तो हमने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिफाइन कर रखा है कि जब भी हमारा ऐप लॉन्चर से ओपन होगा तब इसका मेन इंटेंट पास होगा, एंड उस मेन इंटेंट से कौन सी एक्टिविटी ओपन होगी, मेन एक्टिविटी। तो जब भी हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा तब डायरेक्टली क्या होगा, मेन एक्टिविटी ओपन होगी, और जैसे ही मेन एक्टिविटी ओपन होती है तब ऑन क्रिएट वाला मेथड कॉल होगा। बट ये ऑन क्रिएट वाला मेथड क्या है वी विल सी, बट तब ये मेथड कॉल होगा एंड तब हमारा कंटेंट सेट होगा एंड हम यहाँ पे टोस्ट दिखाएंगे। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू एक्टिविटी। नई एक्टिविटी बनाने के लिए जावा पे राइट क्लिक करें, न्यू एक्टिविटी, एंड देन एम्प्टी एक्टिविटी। हमारे पास इस तरीके से टेम्पलेट आ जाएगा। हम एक्टिविटी का नाम दे सकते हैं। एक्टिविटी का नाम यहाँ पे मेन एक्टिविटी 2 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ गया। इसका लेआउट भी ये जनरेट करके दे सकता है हमें। यहाँ पे इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है तो हमने एक्टिविटी को सफिक्स किया है। अगर ये सर्विस होती तो हम मेन सर्विस ऐसे नाम देते, बट लेआउट्स के अंदर डिफरेंस चीज होती है। हम पहले लिखते हैं कि वो है क्या, वो है एक एक्टिविटी और उसका नाम क्या है, मेन 2। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स के अंदर लेआउट का एक ही फोल्डर है, एंड अगर तुम्हें एक्टिविटीज के लेआउट देखना है तो फर्स्ट अगर एक्टिविटी होगा तो सारे एक्टिविटी के लेआउट्स एक ही जगह पे स्टैक्ड होंगे। देन अगर कुछ डायलॉग्स के लेआउट है तो डायलॉग, देन फिर उसका नाम। सो इससे सही तरीके से सॉर्टेड होगा हमारा जो लेआउट वाली फाइल्स है वो।
बट जावा के अंदर हमारे पास पैकेज होता है, तो हम सारी एक्टिविटीज एक पैकेज के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी को सफिक्स कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम प्रीफिक्स करेंगे, क्योंकि लेआउट का फोल्डर सिंगल होता है। अगर ये लॉन्चर एक्टिविटी है तो मैं यहाँ पे टिक करके इसको लॉन्च करते ही ये एक्टिविटी ओपन हो जाए, ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ। एंड फिनिश, मेरी एक्टिविटी बन चुकी है। एंड जैसा कि मैंने कहा था, जितनी भी एक्टिविटीज तुम्हारे ऐप के अंदर है वो सभी मैनिफेस्ट के अंदर डिक्लेयर होनी बहुत जरूरी है। जब तुम राइट क्लिक करके न्यू एक्टिविटी से कोई नई एक्टिविटी क्रिएट करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट मैनिफेस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ नोटिस करने वाली चीज ये है कि इसने दो एक्टिविटीज लॉन्चर में बना दी। लॉन्चर का इंटेंट फिल्टर दो एक्टिविटीज पे लगा दिया। इससे होगा क्या, लॉन्चर में दो एप्स दिखेंगे। अब स्ट्रेंज, हमारे पास सिंगल एप्लीकेशन है, सिंगल प्रोजेक्ट है, बट ड्रॉवर के अंदर दो जगह पे हमारे ऐप का लोगो दिखेगा। इट मींस दो एक्टिविटीज ओपन हो सकती है लॉन्चर से। कूल, रन करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे ऐप दो बार दिख रहा है। क्यों दो बार दिख रहा है? क्योंकि एक को प्रेस करने से मेन एक्टिविटी खुलेगी, एक को प्रेस करने से मेन एक्टिविटी 2 ओपन होगी। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे हल्का सा डिस्टिंक्शन लाते हैं। इसका टेक्स्ट अभी के लिए मेन एक्टिविटी कर देते हैं एंड यहाँ पे कोई टेक्स्ट ही नहीं है, सो इससे डिस्टिंग्विश हो जाएगा। लेट्स रन अगेन। सो अभी जो एक्टिविटी ओपन हुई है वो है हमारी मेन एक्टिविटी 2। एंड अगर मैं बैक लेकर के एंड अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन पिक करता हूँ देन मेन एक्टिविटी ओपन होती है। क्लियर? तो तुम अपने हिसाब से लॉन्चर के अंदर क्या क्या दिखाना है वो डिफाइन कर सकते हो। एंड जो भी एक्टिविटीज तुम्हारे ऐप के अंदर हैं वो सभी मैनिफेस्ट में डिक्लेयर करना भी जरूरी है। अब मिस कब कर जाओगे तुम? जब तुम खुद न्यू क्लास के थ्रू एक्टिविटी बनाओगे तो उसे मैनिफेस्ट में ऐड करना भूल जाओगे, तो इससे क्रैश आ सकता है। सो जब भी एक्टिविटी बनानी है तो बेटर अप्रोच यही रहती है कि तुम एक्टिविटी में जाकर के एंड फिर एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करके इस तरीके से क्रिएट करो। लॉन्चर चाहिए तो टिक करो, नहीं चाहिए तो मत टिक करो। सो एक्टिविटी का जो भी नाम देना है, गुड प्रैक्टिस यही होती है कि उसके अंदर तुम एक्टिविटी का सफिक्स लगाओ एंड इसी तरीके से कैमल केस के अंदर इसका नाम टाइप करो। लेआउट वाली फाइल जनरेट करना सही रहता है एंड उसका नाम ये बाय डिफॉल्ट लगा देगा एक्टिविटी प्रीफिक्स करके। एंड हम ऐप कॉम्पैट यूज करेंगे ताकि हमारी एक्टिविटी कॉम्पैटिबल रहे प्रीवियस डिवाइसेस के ऊपर भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेआउट्स एंड रिसोर्सेज फॉर द यूआई। हमारे एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस डिसाइड होता है लेआउट्स के थ्रू। एंड लेआउट्स में हम बताते हैं कौन सा व्यू कहाँ पे होगा एंड उससे यूजर किस तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगा। हमारे लेआउट्स बनते हैं व्यूज से। एंड व्हाट इज अ व्यू? एवरीथिंग यू सी इज अ व्यू। अगर आपको इमेज दिख रही है, इट इज अ इमेज व्यू। इफ यू आर सीइंग अ वेब पेज, देन इट इज अ वेब व्यू। इफ यू आर सीइंग अ टेक्स्ट, देन इट इज अ टेक्स्ट व्यू। इफ इट इज अ क्लिकेबल टेक्स्ट, देन इट इज अ बटन। सो इन व्यूज से मिलकर बनता है हमारे एप्लीकेशन का लेआउट। व्हाट इज अ व्यू? व्यू एक क्लास है जो एंड्रॉइड एसडीके में बनी हुई है एंड इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक कलर क्या है, डायमेंशन क्या है, पोजीशन क्या है, हाइट विड्थ क्या है, यूजर इस पे फोकस कर सकता है या नहीं, इंटरेक्ट कर सकता है या नहीं, क्लिक कर सकता है या नहीं, विजिबिलिटी है या नहीं, एंड इस तरीके कुछ एट्रीब्यूट्स व्यू के हैं। कुछ कॉमन यूज केसेस के लिए एंड्रॉइड ने हमें व्यू की सब क्लासेस बाय डिफॉल्ट यूज करने के लिए दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बटन बनाना है, देन बटन एक व्यू की सब क्लास है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि उसका बैकग्राउंड होता है, उसका टेक्स्ट फुल कैप्स के अंदर होता है। फिर हमारे पास चेकबॉक्स, अगर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाने हैं देन वी कैन यूज चेकबॉक्स। कुछ टेक्स्ट इनपुट लेना है देन वी विल यूज एडिट टेक्स्ट। हमें सिंगल आइटम पिक कराना है फ्रॉम अ मल्टीपल चॉइसेस देन वी विल यूज रेडियो बटन। रेंज के अंदर कुछ वैल्यू पिक करानी है, वी कैन यूज स्लाइडर। स्विच ऑन ऑफ ट्रू फॉल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये सभी व्यू की सब क्लासेस हैं। इसी तरीके से अगर हमें हमारे ऐप के अंदर स्क्रॉल फंक्शनलिटी चाहिए देन वी कैन यूज स्क्रॉल व्यू। मल्टीपल आइटम्स दिखाने हैं, सिमिलर हैं जो, देन वी विल यूज रिसाइकलर व्यू। हमारे पास व्यू ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स को एक सिमिलर फैशन में दिखा सकते हैं। एंड इन व्यूज एंड व्यू ग्रुप से मिलकर बनता है हमारा एप्लीकेशन का लेआउट। व्यूज बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला, हम एंड्रॉइड स्टूडियो का लेआउट एडिटर यूज कर सकते हैं जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है बैकएंड में लिखे हुए एक्सएमएल कोड का। हम लेआउट्स लिखेंगे एक्सएमएल लैंग्वेज के अंदर, यानी कि टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में। हम जावा के थ्रू भी लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ। हमारे एप्लीकेशन के सभी लेआउट्स रिसोर्स के अंदर लेआउट वाले फोल्डर में अवेलेबल होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, हमने जितनी भी एक्टिविटीज बनाई थी हर एक्टिविटी का लेआउट यहाँ पे एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है। यहाँ से हम व्यूज पिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं। ये है लेआउट एडिटर जहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू व्यूज को पोजीशन कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप एक्सएमएल के थ्रू भी सारा लेआउट डिफाइन कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू सी बोथ यू कैन यूज दिस स्प्लिट मोड। डिजाइन मोड में हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्यू ग्रुप एंड व्यू हायरार्की। सो व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं? व्यू ग्रुप्स जैसा कि नाम से क्लियर है, ये व्यूज के ग्रुप है। जब भी हमें मल्टीपल आइटम्स एक सिमिलर फैशन में दिखाना है देन वी विल यूज व्यू ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल तुम्हें कुछ व्यूज को हॉरिजॉन्टली दिखाना है देन वी विल यूज अ लीनियर लेआउट विद ओरिएंटेशन एज हॉरिजॉन्टल। अगर तुम्हें कुछ व्यूज को वर्टिकली दिखाना है देन वी विल यूज लीनियर लेआउट विद ओरिएंटेशन वर्टिकल। अगर तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बनाने हैं देन वी कैन यूज कंस्ट्रेंट लेआउट जहां पे हम आइटम्स को कनेक्शंस के थ्रू पोजीशन कर सकते हैं। ग्रिड लेआउट में हम मल्टीपल आइटम्स दिखा सकते हैं
For showing items in rows and columns format, we can use table layout. Similarly, we have relative layout. अगर हमें multiple views की relative positioning करनी है, then we can use relative layout. हमें views को overlap करवाना है, then we can use frame layout. व्यू ग्रुप्स के अंदर ओनली व्यूज ही नहीं, व्यू ग्रुप भी हो सकता है. देन व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप, व्यूज, इस तरीके की हायरार्की पॉसिबल है. बट किसी भी लेआउट का रूट एक सिंगल व्यू ग्रुप ही होगा, वेदर इट बी लीनियर लेआउट, फ्रेम लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट. सबसे टॉप पे रूट पे एक व्यू ग्रुप होगा एंड इस व्यू ग्रुप के अंदर मल्टीपल व्यूज या व्यू ग्रुप्स हो सकते हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेन एक्टिविटी लेआउट क्रिएटेड यूजिंग लीनियर लेआउट. जैसा कि मैंने कहा था, रूट में एक सिंगल व्यू ग्रुप ही होगा एंड यहाँ पे वो व्यू ग्रुप है लीनियर लेआउट. लीनियर लेआउट के अंदर हमारे पास 3 व्यूज हैं, बटन, टेक्स्ट व्यू एंड एक और बटन. सो एज यू कैन सी ये वर्टिकल ओरिएंटेशन के अंदर अरेंज्ड है. सो इस लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन है वर्टिकल. हम यही व्यू हायरार्की कंपोनेंट ट्री के अंदर भी देख सकते हैं. एक्सएमएल के अंदर हमारा लेआउट कुछ इस तरीके से दिखेगा. जैसा कि मैंने कहा था, सारे लेआउट्स क्रिएट होते हैं एक्सएमएल के अंदर, यानी कि टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में. तो यहाँ पे लीनियर लेआउट का टैग रूट पे बना हुआ है. इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं. इसका ओरिएंटेशन है वर्टिकल, विड्थ हाइट है मैच पेरेंट. मैच पेरेंट यानी कि जितना स्पेस अवेलेबल होगा ये उतनी कंप्लीट विड्थ एंड हाइट ले लेगा. एंड इसके अंडर में हमारे पास 3 चाइल्ड व्यूज हैं, बटन, टेक्स्ट व्यू एंड एक और बटन. इसका ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर अपन यहाँ देंगे. सबसे पहले यही बटन दिखेगा, सेकेंडली दिस टेक्स्ट व्यू एंड एट लास्ट दिस बटन. अगर हमें जावा के अंदर व्यूज क्रिएट करने हैं तो हम उस व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, मुझे अगर टेक्स्ट व्यू दिखाना है तो मैं टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसे इंस्टेंशिएट करूंगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करूंगा. देखो अगेन कॉन्टेक्स्ट आ गया, यानी कि व्यूज क्रिएट करने के लिए भी हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए. तो इससे वो टेक्स्ट व्यू क्रिएट हो जाएगा एंड इसकी मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ. ये एक एट्रीब्यूट है, तो मैं टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट सेट कर सकता हूँ कि डिस्प्ले दिस टेक्स्ट. तो जो भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूंगा ये उस टेक्स्ट व्यू के अंदर विजिबल होगा. अगर हम चाहें तो कॉम्प्लेक्स लेआउट भी जावा के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं. लीनियर लेआउट में क्रिएट करना है, लीनियर लेआउट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, कॉन्टेक्स्ट पास करो, उसका ओरिएंटेशन दे सकते हो वर्टिकल. देन अगर ये टेक्स्ट व्यू इस लीनियर लेआउट के अंदर अगर तुम्हें ऐड करना है तो टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी प्रॉपर्टी सेट करी एंड एट लास्ट यू कैन डू लीनियर लेआउट डॉट ऐड व्यू. इससे ये टेक्स्ट व्यू इस लीनियर लेआउट के अंदर ऐड हो जाएगा. एट लास्ट वी कैन डू सेट कंटेंट व्यू, जिससे उस एक्टिविटी का जो लेआउट है, जो कंटेंट है, वो लीनियर लेआउट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा. इफ यू वांट टू गिव विड्थ एंड हाइट इन जावा कोड, देन हम लीनियर लेआउट डॉट लेआउट पैराम्स का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड जो भी हमें मैच पेरेंट या wrap कंटेंट देना है वो हम दे सकते हैं. एंड एट लास्ट जिस भी व्यू के ये लेआउट पैराम सेट करना है, देन सेट लेआउट पैराम्स और लेआउट पैराम्स पास कर सकते हैं. फॉर क्रिएटिंग अवर व्यूज ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. हम हमारे व्यूज की हायरार्की कैसे बनाते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं. तो हमें सिंपल व्यूज रखने हैं एंड वो भी लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर. हमें हायरार्की को फ्लैट रखना है, ज्यादा नेस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि जितनी नेस्टिंग हम करते हैं उसे इन्फ्लेट या फिर शो कराने में परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है. तो हमें हमारे एप्लीकेशन का लेआउट जो है उसकी हायरार्की को फ्लैट रखना है. अभी तक हमने लेआउट्स में जितना भी डिस्कस किया उन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू. हम यहाँ पे एक सिंपल सा काउंटर बनाएंगे जिसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल होगा जो कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होगा उन बटन्स के प्रेस होने पे. सबसे पहले हम बनाएंगे इसका लेआउट एंड देन इसका कोर लॉजिक हम जावा के थ्रू डिफाइन करेंगे. आते हैं लेआउट बनाने के ऊपर. तो लेआउट बनाने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहला तरीका जो सबसे इजी लगता है वो है लीनियर लेआउट के थ्रू. हम एक लीनियर लेआउट लगाएंगे जो कि रूट पे होगा एंड जिसका ओरिएंटेशन होगा वर्टिकल. जिसके अंदर सबसे पहले होगा एक टेक्स्ट व्यू एंड देन एक और लीनियर लेआउट होगा जिसका ओरिएंटेशन होगा हॉरिजॉन्टल. इसके अंदर 2 बटन्स होंगे एंड एक टेक्स्ट व्यू होगा. तो चलिए आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर और सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करते हैं लीनियर लेआउट के थ्रू. ये है हमारे मेन एक्टिविटी का लेआउट. एज यू कैन सी इन द कंपोनेंट ट्री, इसका रूट व्यू ग्रुप है कंस्ट्रेंट लेआउट, बट हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं लीनियर लेआउट एंड वो लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन होगा वर्टिकल. बिकॉज हमें यहाँ पे जो माई काउंटर इंप्लीमेंट करना है उसमें सबसे पहले टेक्स्ट व्यू होगा एंड उसके बाद एक और लीनियर लेआउट होगा जिसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा एंड इस रूट का ओरिएंटेशन होगा वर्टिकल. तो हमें यहाँ पे इस कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह पे चाहिए लीनियर लेआउट. तो मैं स्प्लिट मोड में आ जाऊंगा ताकि मैं कोड भी एडिट कर सकूं और साथ ही साथ उसका प्रीव्यू भी देख सकूं. सो कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह पे हमें लिखना है लीनियर लेआउट. इसका ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट हमें देना है वर्टिकल. यहाँ पे विड्थ और हाइट भी डिफाइंड है जो कि है मैच पेरेंट. मैच पेरेंट यानी कि जितना स्पेस अवेलेबल होगा वो पूरा की पूरा इस रूट को मिलेगा. यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं मेनली. पहला है एंड्रॉइड का जो कि एक्चुअली में उस लेआउट को रेंडर करने के लिए काम आएगा. देन होता है ऐप टाइप के एट्रीब्यूट्स जो कि हमारी डिपेंडेंसीज एंड हमारे कस्टम व्यूज से आते हैं. थर्डली टूल्स टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे इसके अंदर. टूल्स वाले एट्रीब्यूट्स केवल हमारे टेस्टिंग पर्पस के लिए होते हैं और केवल हमारे डेवलपर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे टूल्स कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, इट मींस ये वाला लेआउट जो है वो मेन एक्टिविटी का है. हमने इसका विड्थ और हाइट दे रखा है. इसी तरीके से इसके अंदर जो चाइल्ड्स होंगे वो लीनियर लेआउट के टैग के अंदर डिफाइन होंगे. यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी बना हुआ है जिसकी विड्थ और हाइट दे रखी है wrap कंटेंट. तो एज यू कैन सी जितना कंटेंट है उतना ही ये आएगा. अगर मैं इस टेक्स्ट को और बढ़ा दूंगा
तो इसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। एज यू कैन सी इंक्रीज हो रही है। मैं इस विड्थ को मैच पेरेंट भी कर सकता हूँ। ऑटो कंप्लीशन हर जगह पे हेल्प करेगा, नए एट्रीब्यूट्स लगाने के लिए भी एंड एट्रीब्यूट्स की वैल्यू देने के लिए भी। क्योंकि हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज नहीं कर रहे हैं तो इन कंस्ट्रेंट्स की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। मुझे इस टेक्स्ट की टेक्स्ट साइज जो है वो थोड़ी कम लग रही है, तो इस टेक्स्ट व्यू का एक एट्रीब्यूटेड टेक्स्ट साइज का उसके थ्रू मैं इसकी टेक्स्ट साइज को एडिट कर सकता हूँ। टेक्स्ट साइज देखो एंड यू हैव इट। बट यहाँ पे हम किस यूनिट के अंदर टेक्स्ट साइज को देंगे? लेट्स सी मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। व्यूज के लिए हाइट एंड विड्थ देने के लिए वी यूज डीपी और डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स, एंड टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं एसपी और स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल्स। हम डिवाइस डिपेंडेंट या फिर डेंसिटी डिपेंडेंट यूनिट्स यूज नहीं करते, जैसे कि पिक्सल, एमएम, पॉइंट्स। वी डोंट यूज दिस। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि हर डिवाइस का डिफरेंट डेंसिटी हो सकता है। तो अगर हम पिक्सल में डिफाइन करेंगे तो वो किसी डिवाइस में बड़ा दिख सकता है, किसी डिवाइस पे छोटा दिख सकता है। सो इन चीजों से बचने के लिए हम यूज करते हैं डीपी एंड एसपी। टेक्स्ट साइज हमें डिफाइन करनी है तो वी विल यूज एसपी, अगर हमें विड्थ हाइट देनी है तो वी विल यूज डीपी। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज दे सकता हूँ 24 एसपी। बट इस तरीके से टेक्स्ट साइज देना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि हर जगह पे इस तरीके से अगर हम देंगे तो कभी 24 दे देंगे, कभी 26 दे देंगे, हम गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पाएंगे। मटेरियल गाइडलाइंस के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट साइज बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड मिलती है, जिनका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मैंने ये डिजाइन फिग्मा में बनाई है, तो फिग्मा ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट की स्टाइल्स हमें डिफाइन करके देता है। हेडलाइन 1 to 8, सबटाइटल 1 2, बॉडी 1 2, बटन, ओवरलाइन एंड इस तरीके से कुछ स्टाइल्स ऑलरेडी हमें बना के देता है। तो एडवाइजेबल यही है कि हम ये स्टाइल्स ही यूज करें। जब हम डिजाइन बनाते हैं तब भी इनका यूज करें, एंड यहाँ से उस डिजाइन को देख करके कौन सी स्टाइल है वही स्टाइल हम स्टूडियो के अंदर भी यूज करेंगे। तो एज यू कैन सी, ये माई काउंटर वाला जो टेक्स्ट है, ये हेडलाइन 5 दे रखी है इसकी स्टाइल, तो मैं यही हेडलाइन 5 यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ। तो हम टेक्स्ट साइज ना दे करके हम देंगे स्टाइल हेडलाइन 5, टेक्स्ट अपीयरेंस डॉट मटेरियल कंपोनेंट्स डॉट हेडलाइन 5, एंड उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे सेट आ गया। नाउ इसका कुछ मार्जिन भी दे रखा है। मार्जिन इट मींस कि इस व्यू के बाहर कितना स्पेस दे रखा है हमने। तो बाहर फिग्मा के अंदर अगर हम देखें तो ये दे रखा है 16 टॉप एंड 16 लेफ्ट। तो हमें दो मार्जिन देनी है इसकी, टॉप एंड लेफ्ट में, 16 16। तो आई विल गिव मार्जिन लेफ्ट एज 16 डीपी। जब भी आपको व्यूज के भी डायमेंशंस बताने हैं तो वी विल यूज डीपी, मार्जिन टॉप 16 डीपी, एंड मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए माई काउंटर। अब हमें इसके अंदर जो दूसरा एलिमेंट चाहिए वो होगा एक और लीनियर लेआउट, जिसका ओरिएंटेशन होगा हॉरिजॉन्टल एंड जिसके अंदर दो बटन्स और एक टेक्स्ट भी होगा। तो बनाते हैं एक और लीनियर लेआउट। मैच पेरेंट चाहिए, वेब कंटेंट चाहिए, वेब कंटेंट चाहिए, हमें हाइट, वेब कंटेंट चाहिए। इसको कंप्लीटली क्लोज नहीं करना है, क्लोजिंग टैग चाहिए हमें इसका, एंड इसके अंदर हमें क्या चाहिए? एक बटन चाहिए, वेब कंटेंट एंड जिसका टेक्स्ट क्या होगा? सिंपल माइनस। इसके बाद हमें एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए, वेब कंटेंट एंड जिसका टेक्स्ट क्या होगा? इनिशियली 0 होगा। देन वी कैन आल्सो डिफाइन अनदर बटन एंड इसका टेक्स्ट होगा प्लस। इस लीनियर लेआउट की भी मार्जिन्स डिफाइंड है, टॉप से है 8 एंड लेफ्ट से है 16। तो ये मार्जिन्स यहाँ पे भी टाइप करते हैं, मार्जिन टॉप 8 डीपी, मार्जिन लेफ्ट 16 डीपी। इस टेक्स्ट व्यू की भी मार्जिन्स डिफाइंड है, 16 लेफ्ट एंड 16 राइट। इस टेक्स्ट की अगर हम स्टाइल देखें तो वो है सबटाइटल 1। तो सबटाइटल 1 हम यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, स्टाइल एंड सबटाइटल 1। ओके, सो हमने एक हमारे लेआउट का स्केलेटन बना लिया है। सबसे टॉप में जो है वो रूट, ये लीनियर लेआउट जिसका ओरिएंटेशन है वर्टिकल। इसके अंदर हमारे पास है एक टेक्स्ट व्यू एंड एक लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट के अंदर एक बटन है, टेक्स्ट व्यू है एंड एक और बटन है। इन व्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनकी आईडीज देते हैं। मुझे इस बटन का आईडी देना है डिक्रीमेंट बटन, सो आई विल गिव DEC बटन। उसी तरीके से अगर मुझे इस टेक्स्ट व्यू का आईडी देना है, सो सिंपली टाइप ID, एंटर, एंड प्लस ID मींस हम एक नई आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। तो नई आईडी हमने क्रिएट करी एंड इसका नाम क्या होगा? क्वांटिटी। एंड सिमिलरली इसका नाम हम दे देंगे डिक्रीमेंट बटन। सो यहाँ पे रेड कलर के अंदर आ रहा है, इट मींस ये एक एरर है। ऑलरेडी डिक्रीमेंट बटन एग्जिस्ट करता है, सो मैं किसी और की आईडी डिक्रीमेंट बटन नहीं दे सकता। सो ये होगा इंक्रीमेंट बटन। कूल। सो लेट्स रन अवर ऐप, एंड हमारे ऐप के अंदर ये लेआउट दिखता है या नहीं, लेट्स सी। हमारा ऐप रन हो गया बट स्टिल ये यूआई नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि हमने मैनिफेस्ट के अंदर दो एक्टिविटीज एज ए लॉन्चर एक्टिविटी डिफाइन कर रखी है। तो इसने रैंडमली दोनों में से कोई सी भी एक पिक कर ली एंड वो ओपन कर दी। तो इसने मेन एक्टिविटी 2 ओपन कर दी। तो मैं इसे यहाँ से ये इंटेंट फिल्टर हटा रहा हूँ।
हमारा ऐप रन हो गया एंड जो लेआउट हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। बट अभी ये फंक्शनल नहीं है, मेरा इंक्रीमेंट बटन प्रेस होने पे कुछ हो नहीं रहा। तो नाउ वी विल सी हाउ टू मेक दिस फंक्शनल। हमारा ऐप फंक्शनल बनेगा इवेंट हैंडलिंग से। बट व्हाट आर इवेंट्स? जब भी यूजर हमारे ऐप के साथ इंटरेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल वो किसी बटन को क्लिक कर रहा है, कुछ आइटम ड्रैग कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, ये सभी अलग अलग इवेंट्स हैं। अगर हम इन इवेंट्स का हैंडलर लगा देंगे, हैंडलर इट मींस कि वो इवेंट होने पे क्या होना चाहिए, वो एक्शन अगर हम डिफाइन कर देंगे तो हमारा ऐप फंक्शनल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि इंक्रीमेंट बटन जब प्रेस हो तब हमारी क्वांटिटी इंक्रीमेंट हो जाए, तो मैं उसके लिए एक मेथड बना सकता हूं इंक्रीमेंट क्वांटिटी, एंड वो मेथड में कॉल कर दूंगा जब भी ये बटन क्लिक होगा तब। सो ये इवेंट हैंडल करने के दो तरीके हैं। हम चाहें तो सीधा XML लेआउट के अंदर ऑन क्लिक वाला एट्रीब्यूट सेट करके भी एक मेथड वहां पे टाइप कर सकते हैं, जो मेथड उस बटन के क्लिक होने पे कॉल होगा। हमने यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर शो टोस्ट वाला मेथड कॉल करने के लिए एट्रीब्यूट पास कर दिया है, बट ये शो टोस्ट एक्चुअली में डिफाइन कहां पे होगा? ये डिफाइन होगा उस पर्टिकुलर लेआउट के एक्टिविटी, जावा एक्टिविटी वाली क्लास के अंदर। तो इस तरीके से ये मेथड डिफाइन हो जाएगा एंड वहां पे हमें एक पैरामीटर मिलेगा व्यू। ये पैरामीटर क्यों मिलता है? क्योंकि हम मल्टीपल व्यूज के ऑन क्लिक का सेम हैंडलर लगा सकते हैं। तो हम ये डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे उस मेथड के अंदर कि कौन सा वाला बटन क्लिक हुआ था? तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये व्यू का एट्रीब्यूट मिलता है कि कौन सा व्यू क्लिक होने पे ये मेथड ट्रिगर हुआ है, एंड देन हम उस मेथड के अंदर जो भी चाहते हैं वो करा सकते हैं। इसे हम कहते हैं कॉल बैक या फिर इवेंट हैंडलर, कि उस इवेंट के होने पे ये मेथड है जो उस इवेंट को हैंडल करेगा या फिर उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो चलिए अब हम हमारे ऐप के अंदर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बटन के इवेंट्स को हैंडल करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे डिक्रीमेंट वाले मेथड के अंदर मैं चाहता हूं कि डिक्रीमेंट बटन जब प्रेस होगा तब डिक्रीमेंट क्वांटिटी नाम का एक मेथड कॉल हो जाए। सो मैं यहां लिखूंगा ऑन क्लिक डिक्रीमेंट क्वांटिटी। अभी ये रेड के अंदर आ रहा है, इट मींस ये मेथड डिफाइंड नहीं है। तो आप अल्ट एंटर प्रेस करो, क्रिएट डिक्रीमेंट क्वांटिटी इन मेन एक्टिविटी, एंड ये हमें ये मेथड मेन एक्टिविटी में क्रिएट करके दे देगा। जैसा कि मैंने कहा था व्यू का तुम्हें इनपुट मिलेगा, तो व्यू का इनपुट मुझे मिल चुका है। सो डिक्रीमेंट क्वांटिटी में हमें एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्रीमेंट करना है एंड इस टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट होगा वो अपडेट करना है। सबसे पहले हमारे पास एक इंटीजर होना चाहिए, सो मैं एक इंटीजर बनाता हूं जो कि इनिशियली क्वांटिटी हमारी 0 होगी, एंड मैं डिक्रीमेंट क्वांटिटी के अंदर सबसे पहले क्वांटिटी को माइनस माइनस कर दूंगा। अब मुझे इस टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट सेट करना है, बट हमने जो लेआउट बनाया था वहां पे टेक्स्ट व्यू तो यहाँ पे था। अब मुझे इस टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस यहाँ पे कैसे मिलेगा? सो उसके लिए पहले हम यूज किया करते थे फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड का। जैसे कि मुझे अगर इस टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस यहाँ पे चाहिए, सो मैं लिखूंगा टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड मैंने जो आईडी बनाई थी यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू की आईडी थी क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर डॉट आई डी डॉट क्वांटिटी। यहाँ पे आर क्या है? रिसोर्सेज वाली एक क्लास है जो हमें एंड्रॉइड स्टूडियो जनरेट करके देता है, जहां पे हम जितनी भी आईडीज बनाते हैं उन सभी का रेफरेंस हमें यहाँ मिल जाता है। आईडीज, कलर्स, लेआउट्स, थीम्स, इन सभी का रेफरेंस आर वाली क्लास के अंदर में मिलता है, और ये बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जनरेट करके देता है। उसके अंदर मुझे आईडी चाहिए क्वांटिटी, तो मुझे इस क्वांटिटी से जो टेक्स्ट व्यू मिलेगा वो टेक्स्ट व्यू का मेरे को रेफरेंस यहाँ पे मिल गया। नाउ इस क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू का मैं डायरेक्टली सेट टेक्स्ट कर सकता हूँ। इसके बहुत सारे मेथड है, सेट एनीथिंग यू वांट, आई वांट टू डू सेट टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर दूंगा। तो लेट्स सी हमारा डिक्रीमेंट वाला मेथड वर्क करता है या नहीं, एंड मैं डिक्रीमेंट का बटन प्रेस करता हूँ। ओ, मेरा ऐप अनएक्सपेक्टेडली क्लोज हो गया। इट मींस एक एक्सेप्शन आया, एक प्रॉब्लम हो गई, एक एरर आई। बट क्या एरर आई वो मुझे डिवाइस पे नहीं दिखा, वो मुझे कहां दिखेगा? लॉग कैट में। एंड लॉग कैट के अंदर एज यू कैन सी ये बड़ा सा एक स्टैक ट्रेस टाइप होके आ गया। एंड एरर क्या है? इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, कुड नॉट एग्जीक्यूट मेथड फॉर ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो पाया? क्या इशू आया? स्ट्रिंग रिसोर्स नहीं मिला इसको, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इस लाइन पे वो एक्सेप्शन आया क्वांटिटी डॉट सेट टेक्स्ट। तो इसको ऐसा क्या हुआ कि टेक्स्ट सेट नहीं हो पाएगा? उसके लिए इस मेथड को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। ये जो सेट टेक्स्ट वाला मेथड है ये एक्चुअली में अपने अंदर इनपुट लेता है इंटीजर रिसोर्स आईडी, यानी कि हम जो स्ट्रिंग्स बनाएंगे उन स्ट्रिंग्स की आईडी यहाँ पे पास होनी चाहिए, और वो आईडी होती है इंटीजर में। मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी भी जो पास करी है ये आईडी भी इंटीजर के अंदर है। उसी तरीके से जितनी भी आईडी सारी इंटीजर में ही होती है, और सेट टेक्स्ट के अंदर भी एक आईडी जो पास होती है वो स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल के अंदर जो भी स्ट्रिंग हम डिफाइन करेंगे उसकी आईडी यहाँ पे देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ आर डॉट स्ट्रिंग डॉट ऐप नेम, ये आईडी मैं यहाँ दे सकता हूँ, बट मैंने यहाँ क्या दिया? क्वांटिटी। अब इस आईडी से कुछ स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक्सेप्शन आना ही था।
तो सोल्यूशन क्या है? हम सेट टेक्स्ट वाला ये मेथड यूज नहीं करेंगे। सेट टेक्स्ट वाला ओवरलोडेड मेथड है, यानी कि हम यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। हमें यहाँ पे टेक्स्ट पास करना है, स्ट्रिंग पास करनी है। सो स्ट्रिंग पास करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ में उसे कॉन्कैटिनेट कर दो एंड योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। एंड एज यू कैन सी क्वांटिटी डिक्रीमेंट हो रही है, नेगेटिव्स के अंदर जा रही है। नाउ हमें इंप्लीमेंट करना है इंक्रीमेंट क्वांटिटी वाला मेथड, और वो कब कॉल होना चाहिए? जब इंक्रीमेंट बटन प्रेस होगा तब। तो मैं इसका ऑन क्लिक यहाँ पे बना सकता हूँ इंक्रीमेंट क्वांटिटी मेथड, इसे यहाँ से क्रिएट करूंगा मैं, एंड यही सेम काम मुझे यहाँ पे करना है, इस बार क्वांटिटी प्लस प्लस करनी है। सो नाउ मेरी क्वांटिटी इंक्रीमेंट भी हो रही है एंड डिक्रीमेंट भी हो रही है। तो परफेक्ट, अवर काउंटर हैज बीन इंप्लीमेंटेड। बट यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, तो पहले उन्हें एड्रेस करते हैं। सबसे पहला इशू, जब भी हम फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल करते हैं तो इससे बिहाइंड द सीन क्या होता है, हमारे एक्टिविटी का जितना लेआउट हमने डिफाइन कर रखा है, ये वहां पे उस आईडी वाला व्यू ये ढूंढता है, सर्च करता है। तो ये सर्च ऑपरेशन काफी एक्सपेंसिव हो सकता है जब हमारा लेआउट कॉम्प्लेक्स है। सो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा एप्लीकेशन लैग करेगा अगर हमारा लेआउट कॉम्प्लेक्स है और हम बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन है व्यू बाइंडिंग। व्यू बाइंडिंग यानी कि जो भी व्यूज तुम अपने लेआउट में डिफाइन करोगे, ये सारे जावा में ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएंगे, यानी कि इन सभी का ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट तुम्हारे लिए बन जाएगा। अब व्यू बाइंडिंग कैसे करते हैं एंड्रॉइड में, उनकी स्टेप्स देखते हैं। व्यू बाइंडिंग इनेबल करने के लिए तुम्हें अपने मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल स्क्रिप्ट वाली फाइल ओपन करनी होगी, एंड यहाँ पे एंड्रॉइड वाले टैग के अंदर तुम्हें ये टाइप करना है बिल्ड फीचर्स व्यू बाइंडिंग ट्रू। इससे व्यू बाइंडिंग इनेबल हो जाएगी, एंड जितने भी लेआउट्स हम बनाएंगे उन सभी लेआउट्स के लिए एक बाइंडिंग वाली जावा क्लास हमारे लिए बन जाएगी, और उसके अंदर जितने भी व्यूज की आईडीज हमने डिफाइन कर रखी है, उन आईडीज से उन सभी व्यूज का ऑब्जेक्ट हमें बना हुआ वहां पे मिलेगा, जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं। हमारा ग्रेडल कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है यहाँ पे उस बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाना। जो भी लेआउट्स तुम डिफाइन करते हो उन सभी लेआउट्स के लिए बाइंडिंग बाय डिफॉल्ट बन जाती है। तो इसका नाम है एक्टिविटी मेन, तो इसकी बाइंडिंग का नाम होगा इस लेआउट वाली फाइल प्लस बाइंडिंग, यानी कि एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। तो मुझे यहाँ पे एक्टिविटी मेन बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाना है, एंड इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी। लेट्स मेक इट प्राइवेट, एंड ऑन क्रिएट में सुपर के बाद सबसे पहला काम तुम्हें करना है बी इक्वल एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, एंड यहाँ पे हमें पैरामीटर पास करना है लेआउट इन्फ्लेटर। तो सिंपली कॉल कर दो गेट लेआउट इन्फ्लेटर, इससे हमारा लेआउट इन्फ्लेट हो जाएगा। एंड जब हमें सेट कंटेंट व्यू करना है तब हम यहाँ पे लेआउट पास नहीं करके बी डॉट गेट रूट पास करेंगे। तो इससे हमने इस लेआउट वाली फाइल के अंदर जितने भी व्यूज बनाए हैं उन सभी का रेफरेंस इस बी के थ्रू मिल जाएगा। लेट्स सी मिलता है कि नहीं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं बी डॉट, देखो क्वांटिटी वाला टेक्स्ट भी ऑलरेडी मेरे को मिल गया, यहाँ पे बटन भी मिल गया। तो मैं इस तरीके से क्वांटिटी डॉट सेट टेक्स्ट कर दूंगा बी डॉट क्वांटिटी। जितने भी व्यूज को एक्सेस करना है इस बी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करना है। इस कोड को हम और शॉर्ट एंड स्वीट बना सकते हैं। एक बार वापस से रिविजिट करते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं व्यू बाइंडिंग को इनेबल करने के। सबसे पहले अपने मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल के अंदर जाओ, बिल्ड फीचर्स के अंदर व्यू बाइंडिंग को ट्रू करो। इससे तुम्हारे जितने भी लेआउट्स हैं उन सभी की बाइंडिंग वाली एक क्लास ऑटोमेटिकली बन जाएगी। सपोज मेरे लेआउट का नाम है एक्टिविटी मेन, तो इसका नाम बनेगा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। मुझे इसका ऑब्जेक्ट अपनी एक्टिविटी वाली क्लास के अंदर बनाना है। ऑन क्रिएट में सबसे पहले इसको इंस्टेंशिएट करना है, और वो इंस्टेंशिएट कैसे होगा, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग का स्टैटिक फंक्शन कॉल करना है डॉट इन्फ्लेट। इन्फ्लेट यानी कि ये उस लेआउट को क्रिएट करेगा, एंड क्रिएट करने के लिए इसे चाहिए लेआउट इन्फ्लेटर, जो कि लेआउट इन्फ्लेट कराएगा, क्रिएट करवाएगा। तो इसके अंदर पास कर दो गेट लेआउट इन्फ्लेटर, इससे हमारा बी इंस्टेंशिएट हो जाएगा। एंड सेट कंटेंट व्यू के अंदर बी डॉट गेट रूट पास कर देना, तो हमारे एक्टिविटी मेन वाली लेआउट का रूट जो है वो हमारा कंटेंट सेट हो जाएगा। एंड जब भी हमें इससे कोई व्यूज एक्सेस करने हैं तो हम सिंपली डी डॉट लगा करके सभी व्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल। इवेंट हैंडलर सेट करने की एक अल्टरनेट अप्रोच भी है। जितने भी एट्रीब्यूट्स हम एक्सएमएल के अंदर डिफाइन करते हैं उन सभी को डिफाइन करने का एक और तरीका जावा के थ्रू भी है। डॉट सेट करके हम सब कुछ सेट कर सकते हैं। डॉट सेट टेक्स्ट, डॉट सेट विजिबिलिटी, डॉट सेट विड्थ, सब कुछ सेट कर सकते हैं हम। उसी तरीके से हमने ऑन क्लिक वाला एट्रीब्यूट एक्सएमएल के अंदर यूज किया था, तो उसी तरीके से इसका अल्टरनेटिव जावा के अंदर हमारे पास है सेट ऑन क्लिक लिसनर। इस सेट ऑन क्लिक लिसनर से हम क्लिक होने पे क्या होना चाहिए वो डिफाइन कर सकते हैं। एंड उसके लिए हमें व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर नाम का एक इंटरफेस बना हुआ है। उस इंटरफेस को एनोनिमस क्लास के थ्रू यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। एंड ऑन क्लिक वाला मेथड ओवरराइड करके तुम्हें यहाँ पे डिफाइन करना है कि तुम इस मेथड के प्रेस पे क्या करवाना चाहते हो। राइट, तो लेट्स डू दिस वर्क इन जावा। तो मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करता हूँ सेटअप इवेंट हैंडलर्स
ऑल्ट एंटर दबा करके मैं इस मेथड को क्रिएट कर सकता हूँ एंड देन मुझे करना है बी डॉट, जब भी इंक्रीमेंट बटन प्रेस हो तो मैं करना चाहता हूँ सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे टाइप करो न्यू ऑन क्लिक लिसनर एंड ऑन क्लिक पे तुम क्या करवाना चाहते हो, सो ऑन क्लिक पे इंक्रीमेंट बटन के मैं करवाना चाहता हूँ इंक्रीमेंट क्वांटिटी। तो अब मैं यहाँ पे व्यू पास नहीं करके इस मेथड का खुद यूज करूंगा, तो इंक्रीमेंट क्वांटिटी। अगर आपके पास जावा का 8 से अबव वाला वर्जन है तो आप इसका लैम्डा भी लिख सकते हो। सिमिलर टास्क हम डिक्रीमेंट बटन के लिए भी करेंगे, डिक्रीमेंट बटन एंड इस टाइम कॉल होगा डिक्रीमेंट क्वांटिटी। हमें इस बार व्यू पास नहीं करना है एंड हमारे लेआउट्स में से भी हम इस ऑन क्लिक वाला एट्रीब्यूट हटा देंगे। दोनों में से कोई एक ही तरीका अपनाना, दोनों तरीके नहीं अपनाने, नहीं तो इससे एरर्स इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक हैंडलर्स सेट कर दिए कि जब भी इंक्रीमेंट बटन प्रेस होगा तब इंक्रीमेंट क्वांटिटी कॉल हो जाएगा, डिक्रीमेंट बटन प्रेस होगा तब डिक्रीमेंट क्वांटिटी कॉल हो जाएगा। लेट्स सी वर्क करता है या नहीं। तो क्वांटिटी इंक्रीमेंट हो रही है एंड डिक्रीमेंट भी हो रही है और इस बार हमारा ऐप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा क्योंकि फाइंड व्यू बाय आईडी की जगह पे हमने यूज किया है व्यू बाइंडिंग। नाउ इस चीज को और डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली में हमने यहाँ पास किया क्या है। उसके लिए पहले देखते हैं कि ये सेट ऑन क्लिक लिसनर अपने अंदर क्या पैरामीटर लेता है। ये लेता है ऑन क्लिक लिसनर का एक ऑब्जेक्ट। व्यू क्लास के अंदर एक इनर क्लास बनी हुई है ऑन क्लिक लिसनर की। अब वो ऑन क्लिक लिसनर क्लास का हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है, बट ये ऑन क्लिक लिसनर एक्चुअली में है क्या? इज इट रियली अ क्लास? नहीं, ये एक स्टैटिक इंटरफेस है। इंटरफेस है तो इसे डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसे हमने इंप्लीमेंट किया है एंड ऑन क्लिक वाला मेथड का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। इसी टास्क को करने का लॉन्ग मेथड है कि हम ऑन क्लिक लिसनर वाले इंटरफेस का एक क्लास बनाएं एंड देन उसके अंदर ऑन क्लिक को ओवरराइड करें, फिर उसका ऑब्जेक्ट बना करके सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर पास करें। सो मैं करूंगा क्लास माय क्लिक लिसनर एंड इंप्लीमेंट करता है ये ऑन क्लिक लिसनर को, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर को। अब क्योंकि ये इंटरफेस है तो मुझे सारे मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जो कि एक ही मेथड है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मैं करवाना चाहता हूँ सपोज इंक्रीमेंट क्वांटिटी। अब इसकी जगह पे मैं पास कर सकता हूँ न्यू माय क्लिक लिसनर। सो ये है लॉन्ग तरीका इसी काम को करने का, बट शॉर्टकट तरीका क्या है? एनोनिमस क्लास। इसी को कहते हैं एनोनिमस क्लास कि हमने क्या किया, इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दिया, मेथड्स को ओवरराइड कर दिया एंड बिना इस क्लास को नाम दिए इसका सिंगल टाइम यूज कर लिया। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड इससे भी शॉर्टकट तरीका है लैम्डा, लाइक दिस, कि हमें एक व्यू इनपुट में मिलेगा एंड हम एक फंक्शन कॉल करवा देंगे उसके करस्पॉन्डिंग। दैट्स इट। अभी हमने जो लेआउट क्रिएट किया था वो लीनियर लेआउट का यूज किया था, बट लीनियर लेआउट और बाकी लेआउट्स का एक ड्रॉबैक है कि उनमें नेस्टिंग ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लीनियर लेआउट के अंदर 2 लेवल की नेस्टिंग हो गई, मुझे लीनियर लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट के अंदर फिर बाकी के व्यूज बनाने पड़े। बट हम ये बिना नेस्टिंग के भी कर सकते हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट एंड हमें एंड्रॉइड प्रीफर भी यही करता है कि हम कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज करें क्योंकि उसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स लेआउट्स विदाउट नेस्टिंग बना सकते हैं। तो अब यही लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले इस लीनियर लेआउट को यहाँ से रिमूव करते हैं, वी डोंट नीड दिस एनीमोर एंड इसके जितने भी चाइल्ड्स थे मैं सबको सभी को बाहर ले आया एंड वापस से लीनियर लेआउट की जगह आई नीड कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है, आई डोंट वांट टू डिफाइन इट एंड यहाँ पे इन सभी पे एरर्स आ गई। क्यों एरर्स आई? क्योंकि इनका कंस्ट्रेंट मैंने डिफाइन नहीं किया है। सो अब हम इनके कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इन सभी को सेपरेट करते हैं सबसे पहले। सो जो मेरा माय काउंटर वाला टेक्स्ट व्यू है इसकी विड्थ मुझे चाहिए ग्रैप कंटेंट, ये रहेगा टॉप पे तो मैंने इसका टॉप कंस्ट्रेंट दे दिया एंड लेफ्ट साइड पे होगा तो लेफ्ट कंस्ट्रेंट दे दिया। अब इसकी कुछ मार्जिन होनी चाहिए, सो मार्जिन तुम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वाले पैन में व्यू इंस्पेक्टर में दे सकते हो। आई वांट टू गिव 16 एंड 16 इजी। अब मैं चाहता हूँ ये नेगेटिव वाला बटन, डिक्रीमेंट करने वाला बटन इस टेक्स्ट व्यू के नीचे आए, तो मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा एंड ये भी रहेगा लेफ्ट में। मार्जिन देनी है सो 8 dp एंड हियर। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट व्यू इसके राइट में रहे, सो आई कैन कंस्ट्रेंट इट लाइक दिस एंड ये मुझे सेंटर में चाहिए, सो मैं इसका टॉप कंस्ट्रेंट इसके टॉप कंस्ट्रेंट पे दूंगा एंड इसका बॉटम कंस्ट्रेंट इसके बॉटम कंस्ट्रेंट पे दूंगा, तो आ गया सेंटर में एंड इसका लेफ्ट मार्जिन 8 दे दूंगा और 16 इज बेटर। एंड दिस वन जस्ट लाइक हमने इस टेक्स्ट व्यू को कंस्ट्रेंट किया था उसी तरीके से हम इसे भी कंस्ट्रेंट कर देंगे। राइट, सेम लेआउट बट विदाउट एनी नेस्टिंग, सभी एक सिंगल पेरेंट के चाइल्ड्स हैं।
एंड सेम लेआउट हमने कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू भी क्रिएट कर लिया। रन करके देखते हैं। सेम फंक्शनलिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट हमने सिमिलर लेआउट अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया है। नाउ सपोज हमें इस तरीके का लेआउट इंप्लीमेंट करना है, जहां पे बटन्स को जितना स्पेस अवेलेबल है उतना वो ऑटोमेटिक ले लेंगे एंड बाकी का बचा हुआ स्पेस टेक्स्ट व्यू ले लेगा। सो लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट। सबसे पहले मैं इन तीनों के अभी तक जितने कंस्ट्रेंट्स बनाए उन सभी को क्लियर कर दूंगा एंड देन मैं इन तीनों की एक हॉरिजॉन्टल चेन बनाना चाहता हूँ। सो आई विल राइट क्लिक, चेन्स, क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन। सो उसके लिए अभी यहाँ पे ये wrap कंटेंट है, यानी कि जितना कंटेंट है उतना ही एक्सपैंड हो रहा है बटन, बट मैं चाहता हूँ कि जितना कंस्ट्रेंट स्पेस अवेलेबल है ये स्पेस भी ये ऑक्यूपाई कर ले। सो यहाँ पे आओ व्यू इंस्पेक्टर के अंदर, अब ये फिक्स्ड है, आई वांट टू डू इट मैच कंस्ट्रेंट एंड इसको भी आई विल डू मैच कंस्ट्रेंट एंड मेरा काम हो गया। जस्ट आई नीड टू गिव मार्जिन। डन, लेट्स रन। ओ, हमारा लेआउट हिल गया। क्यों हुआ ऐसा? लेट्स सी। इसने हमें यहाँ पर भी एरर दे दी थी कि ये व्यू कंस्ट्रेंड नहीं है, यानी कि ये अपने आप में भले ही कंस्ट्रेंड हो बट इनका वर्टिकल कंस्ट्रेंट हमने नहीं दिया। तो वर्टिकल कंस्ट्रेंट मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ, टॉप से 8 dp की मार्जिन एंड इसका भी हमने वर्टिकल कंस्ट्रेंट कुछ दिया नहीं है। कभी कंस्ट्रेंट नहीं है तो टॉप लेफ्ट 16 एंड 16। नाउ डन, लेट्स रन। परफेक्ट। अब यही काम हम लीनियर लेआउट में कैसे कर पाते हैं? हमारे पास यहाँ पे एक लीनियर लेआउट अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहली बात तो इसकी विड्थ हमें कितनी चाहिए? मैच पेरेंट। जितना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है वी वांट दैट मच स्पेस। तो मैं स्प्लिट मोड में आता हूँ, आई नीड विड्थ एज मैच पेरेंट। ओके, एंड इन बटन्स की मुझे विड्थ डायनेमिक चाहिए। जब भी आपको डायनेमिक विड्थ चाहिए, यानी कि जो भी रन टाइम पे डिसाइड होगी, उसके लिए विड्थ को सबसे पहले कर दो 0 dp। एंड इनके अलावा एक एट्रीब्यूट आपको और सेट करना होगा जो कि है लेआउट वेट, एंड वेट के अंदर अभी के लिए 1 दे दो एंड काम हो गया। अभी वेट 1 क्या चीज है? ये वेट एक्चुअली में रेशियो बता रही है कि किस रेशियो में अवेलेबल स्पेस डिवाइड होगी। सो अगर मेरे पास अवेलेबल स्पेस है सपोज करो 500 dp की, तो 250 dp डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 1:1 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। बट सपोज मुझे इंक्रीमेंट वाले बटन को ज्यादा बड़ा बताना है तो मैं इसका रेशियो दे दूंगा 1:2। तो देखो उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया, ये 1 एंड ये 2। लेट्स डिवाइड इट बैक टू 1 एंड ये तरीका था लीनियर लेआउट में इस काम को करने का। हमें यहाँ पे ये कुछ वार्निंग्स दे रहा है कि जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे दिया है वो सभी हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड इट मींस हमने उसे लेआउट वाली फाइल के अंदर एज इट इज लिख दिया है। इससे प्रॉब्लम क्या आती है? जब भी हम हमारे ऐप को मल्टीलिंगुअल बनाना चाहते हैं, यानी कि हिंदी में भी अगर हमें चाहिए, तो हम ऐसे हर जगह पे अगर स्ट्रिंग्स को हार्ड कोड करने लगेंगे तो हमें ट्रांसलेट करना ऐप को हार्ड होगा। इसी के लिए एंड्रॉइड ने हमें स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल वाली फाइल दी है, जहां पे आप अपने ऐप के सारे स्ट्रिंग्स डिफाइन कर सकते हो, ताकि जब भी ट्रांसलेट करने की नीड आए तो हमें केवल एक सिंगल स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल की फाइल ट्रांसलेटर को देनी है, वो एक अलग लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करके दे देगा एंड हम उस स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल वाली फाइल को हमारे ऐप में ऐड करेंगे और हमारे ऐप के अंदर एक और नई लैंग्वेज आ जाएगी। सो स्ट्रिंग्स को हार्ड कोड करना सही प्रैक्टिस नहीं है, तो जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं आप उनको स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर सेव करो। अगर इस स्ट्रिंग को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है सो आई विल डू अल्ट एंटर एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स एंड मैं यहाँ पे करूंगा डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट की एक स्ट्रिंग बन गई, यहाँ पे 0, so I can again do alt insert extract 0, alt insert extract and increment। इसकी जगह पे मार्जिन स्टार्ट यूज कर सकते हैं, तो मार्जिन स्टार्ट यूज कर लेते हैं, से भी एक्सट्रैक्ट। परफेक्ट, नो वार्निंग्स नो एरर्स।